बाद में एनर्जेटिक को पास करेंगे तो पक्की बात है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन घर जाके किए थे, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए, सारे हो गए। हाँ, और बोलो जिन्हों को नहीं हुए बाकी हो गए हैं। वे लो, तारों को मैं टेस्ट लेना है, यही सवाल पाने तुम कहना है की हो रहा है, झूठे हो, सही से दसो, शाबाश। ये भी हो गया 18वां। चलो जो जो नहीं हुआ वो बता दो। 18वां, 18वां हो गया था। तेरे को नहीं आया, कर ले, तेरे को नहीं आया बाकी। तेरे जरा 18 सवाल पढ़ ले, शाबाश। 18 सवाल सारे पढ़े, सारे सारे सारे। जाग जाओ जाग जाओ, शाबाश। आपके पास बुक्स भी मौजूद है, बुक्स में देखने, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे देखने। पहला पॉइंट यह है कि सवाल से मांगा गया। राइट डाउन क्या होता है? नुकसान। इस सवाल में उसने ये नहीं मांगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, इस सवाल में उसने मांगा क्या है कि नुकसान कितना। तो पहले तो सवाल की रिक्वायरमेंट उसी तरह समझा गया, उसने मांगा क्या, उसके हिसाब से फिर सवाल हम देखेंगे करना कैसे। अब आपने निकालना है नुकसान। क्या निकालना है? नुकसान। नुकसान निकालने के लिए क्या करें, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। नुकसान निकालने क्या करें? क्या किया? देखो, मैंने आपको इस तरह का सवाल नहीं कराया, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये अगर पेपर में आ गया तो क्या हार मान लेंगे? फायदा ही कोई नहीं। अच्छा जी, बताएं, तरीकाकार बताइए, आपने वारदात कैसे डाली? कॉस्ट बताइए उसने सवाल में कितनी है? 2500। कॉस्ट किसको कहते हैं? खर्चा। वो जो तो कहते हैं ना लागत, लागत तेरा मुंह पे आनी थी हूँ। खर्चे से क्या मुराद है? जो पैसे जो खरीदने के लिए पैसे लगाएंगे, है ना? है, जो यूनिट्स को खरीदने में खर्चा लगाएंगे उसको कहते हैं कॉस्ट। ऐसे ही है, दर फिटे वो तो अटे। जो यूनिट्स को खरीदने में या बनाने में खर्चा लगा चुके हैं या लगाएंगे, जो लगा चुके हैं माजी में, समझ लगी है? तो या ये खर्चा लगा चुके हैं या लगाने का इरादा है, लगा चुके हैं, ये बात याद रखनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआरई में सारी वो चीजें आनी है जो लगा चुके हैं, जो फ्यूचर में करेंगे। एनआरई फ्यूचर को देख रहा होता है और कॉस्ट माजी को देख रही। डायरेक्शन सीधी होगी तो फिर सवाल समझ आएगा, वरना फ्यूचर के खर्चे आप कॉस्ट में डाल रहे होंगे और माजी के खर्चे आप एनआरवी में डाल रहे होंगे, तो ये हरकतें नहीं करो। आपको क्लियर होना चाहिए कि एनआरवी का फोकस क्या है और कॉस्ट का फोकस क्या है। समझ लगी बात? अच्छा जी, अब एनआरवी के लिए सबसे पहले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कितनी है? 60% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। 60% लेंगे किसका?
2900 का लेंगे 60%, फिर क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे 150, लेकिन ये तो हर यूनिट की है, तो ये भी तो 1 यूनिट की है ना। अच्छा जी, तो 10 डैमेज हुए हैं ना, ये हम 10 की बात कर रहे हैं, ये हम किन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 10 यूनिट्स की। बाकी 40 यूनिट की, 30 यूनिट की बात नहीं कर रहे। बाकी 30 यूनिट की कॉस्ट तो डेफिनेटली क्या होगी, 2554 ही होगी, और उसकी एनआरवी 2900 ही होगी, ऐसी है 2750। तो ये क्या है 2557, ये लेंगे ये नहीं लेंगे, लेकिन इन 10 यूनिट का छापा है, इसकी कॉस्ट क्या है 2554, लेकिन एनआरवी क्या है 1590। अब यहाँ पे ये नहीं लेंगे ये लेंगे, तो कितना नुकसान हुआ, नुकसान कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉस्ट में से एनआरवी को माइनस कर देंगे, ऐसी है। तो कितना नुकसान हुआ 964, लेकिन ये 1 यूनिट का नुकसान है, 10 यूनिट का नुकसान है नहीं है। इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर, हाँ जी 9640, ये बात समझ आई है, तो ये बी ऑप्शन बनती है। समझ आ गई बच्चों। इन 30 यूनिट की बात हमने नहीं की, क्यों नहीं की, गुड यूनिट पे नुकसान नहीं होना, कॉमन सेंस है, गुड यूनिट पे नुकसान है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये सवाल तो मैंने आपको कभी नहीं करवाया, लेकिन अगर आ गया है तो आपको यहां से एक फॉर्मेट समझ आ जाना चाहिए कि अगर आई कैप किसी और सवाल में नुकसान पूछ ले, तो नुकसान सिर्फ डैमेज यूनिट में निकलना है, नुकसान सिर्फ किन यूनिट्स में निकलना है, डैमेज यूनिट में, गुड यूनिट में नुकसान नहीं निकलना। तो आपने सवाल में किन यूनिट्स पे फोकस करना है, डैमेज पे बस। हाँ, अगर वो कहे कि वैल्यू निकालो, क्या निकालो, वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे, फिर दोनों को लेंगे, किन किन को, गुड यूनिट को भी लेंगे और डैमेज को भी लेंगे। गुड यूनिट किस पे आएंगे और डैमेज यूनिट किस पे आएंगे, दोनों लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी पे आएंगे। लेकिन नॉर्मली गुड यूनिट में लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी में कौन सी चीज लोअर होगी, कॉस्ट, और डैमेज में एनआरबी लोअर, ये नॉर्मल बातें हो रही हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वैल्यू कहेगा तो गुड यूनिट शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर वो कह रहा है नुकसान कितना हुआ, तो उसमें गुड यूनिट को शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली वो प्रॉफिट पे सेल होंगे। अगर तो गुड यूनिट पे नुकसान भी सेल हो रहे हैं, तो भाईजान कारोबार खोला क्यों, मतलब 15 रुपए की चीज आप 10 रुपए की बेच रहे हो, तो बेच ही क्यों रहे हो, पल्ले से 5 रुपए का नुकसान क्यों बर्दाश्त करो, कारोबार बंद करो, जाके नौकरी ढूंढो। समझ आ रही बात, कि गुड यूनिट भी नुकसान में है, फिर कारोबार क्यों खोला है। तो कारोबार तो उसी वक्त फायदामंद है ना जब गुड यूनिट को बेचेंगे, तो क्या हो, डैमेज यूनिट में नुकसान हो रहा है चलो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन गुड यूनिट में भी नुकसान हो रहा है, तो भाईजान कारोबार क्यों खोला। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 19 हो गया था। अच्छा, इस सवाल में क्या उसने नुकसान मांगा है, तो उसने नुकसान नहीं मांगा, उसने कहा एनआरवी निकालो। ठीक है जी, तो हर सवाल को सॉल्व करने का तरीका सेम नहीं है, तरीका उन सवालों का सेम होगा जिसकी रिक्वायरमेंट सेम है। तरीका वारदात समझ आ रहा है। क्या इसमें भी उसने एनआरवी लॉस मांगा है, अगर तो उसने लॉस मांगा होता तो तरीका वही है जो ऊपर किया है, लेकिन अगर सवाल की रिक्वायरमेंट चेंज है तो तरीका वो नहीं हो सकता ना। इसमें उसने क्या मांगा जी, हो गया था सवाल कि नहीं हुआ, सबसे किसी एक बच्चे का भी कोई इतराज है तो बता दो, कोई इतराज नहीं किसी का, अब बोलो तो सही। अच्छा जी, अगला सवाल बताओ, सारे 21वां, 22वां, 23वां, 24, 25, 26, हो गया है कि इन्ना लीला, फिर देख लो,
चलो जी, वेरी गुड, अच्छी बात है, सारे हो गए ना फिर। चलो जी। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें से मैंने टेस्ट बनाना है। मैं वो आपको एडवांस में करवा रहा हूँ, ऐ ना कि वो तुसी का सर वो तो आपने करवाया ही नहीं। बात समझ लगी है। इसी में से टेस्ट आना है, 97 नंबर पेज। चलो जी, आपके सामने बच्चों दो सवाल हैं, इन सवालों को सॉल्व करें। ये वो मैंने फाइल ओपन की है जिसमें से टेस्ट बन चुका है। तो टेस्ट आपका लीक हो गया, किसी वक्त भी हो सकता है। तो आपके पास टेस्ट एडवांस में डिस्टर्ब होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 49, फुल कंसंट्रेशन। और अब भी अगर आपके टेस्ट में 100 नंबर ना आए तो दो फिटे मुंह तोड़े, मतलब क्वेश्चन पेपर ठीक हो गए तो होड़ भी ना आए हैं? अच्छा, लालच भी बुरी बला है ना, मतलब देश से हाथ में वो नहीं, वो फ्यूचर में बारे हो गया। सर आई का पेपर कब लीक होगा, चेक करो। बनेगा इस फॉर्म का सबसे। अब डिफरेंस याद आ रहा है आपको? वो मैंने लाइन बाय लाइन आपको डिफरेंस काउंट करवाए थे, याद है ना, कि यहाँ पे ये फर्क है, यहाँ पे ये फर्क है, यहाँ पे ये फर्क है। अगर आई कैप उसी चीज को पकड़े, उस पेज को अच्छी तरह से पढ़े और ये ऑप्शन दे दे, तो जिस बंदे को वो पेज अच्छी तरह से याद होगा वो ढूंढ लेगा। क्या किसी बच्चे को पता है कि वो पेज जहाँ पे एंट्रियां लिखी हुई है वो पेज नंबर क्या है? 250। वेरी गुड। ये क्या बोल रहा है, ये तो करीब 4 महीने दिन बोले। हाँ भाई, पहला ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा नहीं चलता है। पीरियोडिक इन्वेंटरी में हमने क्या पढ़ा था, किसके लिए सूटेबल है? और परपेचुअल हाई वैल्यू भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये भी लिखा हुआ है? लिखा हुआ, क्या करो। समझ लगी बच्चों? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। ये गलत क्यों है वैसे? और पैक्चुअल में तो लॉसेस दोनों तरह के रिकॉर्ड होते हैं, नॉर्मल भी और अब नॉर्मल भी। पेरियोडिक में एक तरह का रिकॉर्ड होता है, दूसरी तरह का नहीं होता। नॉर्मल नहीं होता, अब नॉर्मल होता है। हजमन शुद्धमन 50।
हाँ भाई, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या मांगा उसने? देखो बच्चों, अब आप जितने सवाल करते जा रहे हो ना, उनसे आपने कुछ शॉर्टकट्स निकालने हैं जो रेगुलरली नॉर्मली पढ़ते हुए तो नहीं हम बना सकते, लेकिन बार बार एक क्वेश्चन को कर करके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि यार जब भी इस तरह का सवाल आएगा इसमें वैल्यू निकालनी होगी, सबसे पहले ये करना है, फिर दूसरे स्टेप पे ये करना है, फिर तीसरे स्टेप पे ये करना है, चौथे स्टेप पे आंसर आ जाए। ये आप अपने नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। ये नोट्स होंगे तो पेपर से 1 घंटा पहले आप इस्तेमाल कर रहे हो। देखो पेपर से 1 घंटा पहले आप सारी किताब तो नहीं ना पढ़ सकते, या पेपर से 1 दिन पहले आप इतने चैप्टर तैयार नहीं कर सकते। तो एक अच्छा बच्चा जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो चाहता है कि मैं पहले टाइम में पेपर से जान छुड़ा दूं, वो क्या करता है? वो ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग क्या कहते हैं क्वेश्चन डिस्कशन, वो अपने क्या करता है शॉर्टकट्स बनाता है। यार मैंने 4-5 सवाल किए थे इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के, उस चारों पांचों क्वेश्चन में ये स्टेप कॉमन है कि सबसे पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। और वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो उन क्वेश्चन को करता है कि समटाइम उसको पेपर पे कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होती, वो कैलकुलेटर में सारा कुछ कर रहा हो। समझ आ रही है बात? तो वो लेवल आपका बनना चाहिए। अभी शुरू शुरू में तो नहीं डेफिनेटली बनेगा, लेकिन वो आना चाहिए लेवल आपका पेपर से पहले। समझ लगी? हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा रहे हैं, 15 मिनट लगा रहे हैं, 20 मिनट लगा रहे हैं, लेकिन क्या पेपर में इतना टाइम है क्वेश्चन के ऊपर लगाने का? नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपको टाइम सेव करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये सवाल अगर पेपर में आ जाएगा तो मैंने कितने सेकंड में कर, वो डेफिनेटली अभी तो नहीं हो सकता आपसे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बताएगी, आपका एक पैटर्न बताएगा, आपका जो है एक फॉर्मेट बताएगा कि यार इस तरह के सवालों का फॉर्मेट ये है बस। तो वो आपने बनाना है, वो आप उसी वक्त बना सकते हैं जब 3-4 सवालों को सामने रख के कंपैरेटिव एनालिसिस करके उसमें से कुछ शॉर्टकट बना लें। तरीका समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, इन चीज़ों को अपने प्रैक्टिस करना है, इन चीज़ों के अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है? बेहतरीन बच्चा वो है जो एक चैप्टर की एक पेज पे समरी बना ले। क्या इन्वेंट्री का पूरा चैप्टर इस पेज पे लिखा हो, बस। बात हो लगी? अमेरिकन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम तो ये इस तरह का होता है कि बच्चे को पेपर में वो वाला पेपर लेके जाने की इजाजत होती है जिसमें उसने समरी बनाई होती है चैप्टर की। उसको कहते हैं चीट शीट। क्या कहते हैं? वो इजाजत होती है कि बच्चा साथ ले ले। तो जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी से एक पेज के ऊपर सारी बुक लिख रही होती है, उनको पता था यार इस बंदे की क्रिएटिविटी मैंने पैदा कर दी। ए लेवल वाले समझते हैं, वो लेवल वाले समझते हैं कि इस बंदे के अंदर क्रिएटिविटी आई है कि बहुत बड़े डाटा को इसने एक पेज में समराइज कर। क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेटेड बच्चा उसी वक्त होता है कि यार क्या क्या चीजें मैं पेपर में लिखूं, मैं पेपर में साथ लेके जाऊं। तो जितनी क्रिएटिविटी दुनिया में उस वक्त उस बच्चे के दिमाग में आती है, वो उसके अलावा कभी नहीं आती। दुनिया का कोई टीचर, दुनिया का कोई पेरेंट, दुनिया का कोई सिस्टम उस बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकता कि इस तरह की पेज बनाओ। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा यार एग्जामिनेशन में जाने की इजाजत दे। उस वक्त जो बच्चा मोटिवेट होता है, वो मोटिवेशन दुनिया में कहीं उसको नहीं मिल सकती। बात लगी है? उसकी वजह से रिजल्ट भी बेहतर होते हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आती है। वो फिर सोचते हैं कि यार इतना कुछ है मेरे पास, लेकिन इसमें से इतना कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस एक समरी चाहिए। तो समरी बनाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है? हमारे सिस्टम में भी नहीं आई, आ जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो कि आप पूरी किताब जो आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, उसको एक पेज पे लेके आए। ठीक है? ये आपका एक्स्ट्रा काम है जो अपने घर में बैठ के करना हो। लेकिन डेफिनेटली इसके लिए बच्चों को फुल कंसिडरेशन चाहिए, 100% फोकस चाहिए। क्या चाहिए? 100% फोकस। मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर आपकी रेंज में नहीं होना चाहिए, इंटरनेट आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? और दिन का टाइम भी नहीं होना चाहिए, दिन के 100 से आपके दिमाग से आ रहे होंगे। सबसे बेहतरीन टाइम इस तरह की चीजों को करने का क्या है? रात का टाइम। सारी दुनिया सोई होती है, दाएं बाएं से कहीं से भी कोई कॉल, कोई टेंशन वाली बात दिमाग में नहीं आती। तो फलां दे को पैसे लेने से, फलां ट्रांसफर करने से, फलां रही पैसा अकाउंट नहीं चलता पाया, फलां जायज का ऐसा मसला चल रहा है, ये सारे से आपके खत्म। पता है दाएं बाएं जितने भी सारे सो रहे हैं। ठीक है? तो वो बेहतरीन टाइम होता है किसी भी चैप्टर फोकस करके उसमें से समरी निकाल। ठीक है? तो सीए करने वाले जो ज्यादातर बच्चे हैं जिन्होंने शॉर्टेस्ट टाइम में सीए किया,
मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोगों ने इतना कम टाइम में कैसे कर लिया। उन्होंने कहा सर हम फजर के वक्त होते हैं, बल्कि फजर से भी 2 घंटे पहले ही हो जाते, तो रात को जल्दी सो जाते थे। ईशा होती 7:30 बजे, 8 बजे हम मर जाते थे, फिर सुबह 3 बजे उठते। ठीक है जी, 7 घंटे की नींद पूरी, 3 बजे उठे, 3 से लेकर 8 बजे तक हमने 5 घंटे तक आगे पढ़ा। दुनिया में कोई बंदा में डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो वो जो दिन के बगैर 10 घंटों में पढ़ते थे ना, वो सुबह के 5 घंटों में हम तैयार कर चुके हो। तो इस वजह से हमारा हर पेपर पहले टाइम में पास होता है। अब ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, अगर मैं आपको कहूँ कि कर लो, क्योंकि आपकी स्टडी रूटीन, आपकी जो जागने की रूटीन है, ये पिछले 18 सालों से खराब है। तो ये 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ठीक नहीं होनी, समझ लगी है। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है, आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें भी हल हो जाएंगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा बच्चों, ये मैं आपको पहले दिन से ये बात सिखा रहा हूँ, ये सीए के फाइनल के आखिरी पेपर तक ये आपके साथ रहेगी। जब जब भी आप किसी पेपर में फंसोगे, आपको मेरी ये बात जो है वो याद आएगी कि दुनिया का हर सवाल टीचर क्लास में नहीं करवा सकता। बात समझ आ रही। प्लस अगर उस दुनिया का हर सवाल पेपर में करवा भी दे, ठीक है, क्लास में डिस्कस कर भी दे, तो फिर भी जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो आपको कोई ना कोई सवाल ऐसा डाल के देगा जो अनसीन होगा, कभी आपने नहीं देखा होगा। तो जिन बच्चों के गोल्ड मेडल आते हैं, या जिन बच्चों ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया होता है, उन्होंने 100 पेपर नहीं किया होता। बात हो जा रही है। तो 10-15 नंबर का, 20 नंबर का उन्होंने भी छोड़ा था। ठीक है, तो आपने अपने अंदर हौसला पैदा करना है कि अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए तो क्या उसी वक्त बेहोश हो जाए या उसको फेस करें। सीए का क्रक्स ही ये है कि अनसीन सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, तो आपने उससे भागना नहीं है, आपने उससे भागना नहीं है, आपने उसको फेस करना है। क्यों? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में बैठ के काम कर रहे हो। हर दिन एक नया कटा आपके सामने खुलेगा, जिसको समझना है कि ये क्या है। एमबीबीएस में और सीए में ये फर्क है। हमारा एमबीबीएस दुनिया के मेडिसिन से 50 साल पीछे है। बात लगी है। हम इस वक्त अपने एमबीबीएस के कोर्सेज में जो किताबें पढ़ा रहे हैं, वो दुनिया वो किताबें डिलीट कर चुकी हुई है कई साल पहले। दुनिया में एडवांस रिसर्च चल रही है, और हमारे पास वो क्या कहते हैं प्रोसीजर्स अभी तक पहुंचने में टाइम लग जाना है। बात लगी है। अभी किडनी का ट्रांसप्लांट किसी और तरीके से लंदन में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वही 50 साल पुराना तरीका है। तो हमारी मेडिसिन की फील्ड दुनिया में बहुत पीछे, लेकिन सीए की फील्ड दुनिया में बहुत पीछे नहीं है। उसकी यही वजह है कि आई कैप के पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक आई कैप का एटीट्यूड ही है कि हमेशा आपके सामने ऐसा सवाल रखा जो आपने कभी सोचा भी ना हो, कि क्या आप पैनिक हो जाते हैं या उसको फेस करते हैं। ठीक है जी। तो आई कैप का एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं लेता, ये बात याद रखें। वो आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं लेता। ये नहीं कि जिसका सबसे अच्छा रटा है उसको पास कर देगा, नहीं, वो आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं लेता। वो आपके नर्व्स का भी इम्तिहान लेता है कि अगर तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज रख दी जाए जो तुमने कभी ना देखी हो तो क्या करोगे। तो याद रखना, इंतहाई जहीन बच्चा जिसने बोर्ड में टॉप किया हो, उससे एक सवाल गलत होना, वो पैनिक हो जाता, उससे दूसरा सवाल ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता कि मेरे से कोई सवाल गलत हो जाएगा। तो बात समझ आ रही नहीं आ रही। जो जहीन तरीन बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं। सेंसिटिव इसी सेंस में कि उन्होंने पहला सवाल ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, चौथा ठीक, पांचवा ठीक, 10 सवाल दिए, 10 के 10 ठीक। लेकिन अगर पहला सवाल उनसे गलत हो जाए ना, बाकी 9 सवाल आसान भी थे, उनसे वो भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो उस सिचुएशन के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। आई कब सबसे पहले इसी बंदे को टेस्ट करता है। हाँ जी भाईजान, सब तो पहला सवाल ये आया, करो। इस तरह के बच्चे पैनिक कर जाते हैं। आई कैप हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। लाहौर में एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे गए पेपर देने के लिए, 3 बच्चे पेपर में बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। तो आपको पता है बेहोश होने वाले कौन होंगे? जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही बेहोश हुए। समझ लगी। और जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं,
उनके लिए दुनिया का सबसे आसान पेपर था, क्योंकि अगर पढ़ा भी होता तो उनके लिए वो मुश्किल होता। उनके लिए पहला सवाल भी अच्छा एक क्रिकेट था, आखिरी एरिया क्रिकेट था, बराबर ने दोनों। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उनके तो कोई टेंशन नहीं, और वो और भी खुश होते थे, देखो सब तो ज्यादा पढ़ता होता था, अब बेहोश होया गया, अल्लाह का शुक्र है मैं तो पानी पी के भी आया तो वाशरूम से ही चला, मसला ही कोई नहीं। बाहर की बहाल है कि हमने ओए सिगरेट आया देखो आया छोटा ला गया, अल्लाह ना खैर चला, ठीक हो गया। तो ऐसे होते हैं। फिर हमने आई कैप को बेसिकली जो थी ना एप्लीकेशन लिखी कि सर जी 3 बच्चे बेहोश हो गए थे, तो आपको क्या लगता है 3 बच्चे कौन से हैं जो बेहोश हुए? तो हमने अपनी तरफ से पूरा केस डेवलप किया कि यार आप क्या ज्यादती करें, इतना मुश्किल हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर आपने बना दिया। तो आई कैप ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो यही तो टेस्ट है कि बच्चे ने सारे पास पेपर कर लिए, अभी समझता है पास पेपर कर लिए हैं, तो जो भी सवाल आएगा पास पेपर में से ही आएगा। हमने उसको सवाल दिए हैं, पास पेपर में एक भी नहीं था इस तरह का, तो क्या फिर बच्चा भी होश हो जाएगा? कल को कोरोना आ गया, जिस कंपनी में वो काम कर रहा कोरोना आ गया, तो ये वाली हिस्ट्री में दोबारा पहले कभी सिचुएशन नहीं आई, तो ये क्या पागल हो जाएगा, वहां पे बेहोश हो जाएगा? आ गया ना, दुनिया में कोरोना आ गया, इससे पहले जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। तो क्या वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे काम कर रहे हैं वो बेहोश हो जाएंगे? यार है तो हमें पता ही नहीं, ये तरीके से लेक्चर नहीं से पढ़े, नहीं फेस किया उसको, फिर उसके साथ में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनते थे किए, जो जो भी एंट्रियां हो सकती थी, एडजस्टमेंट्स हो सकती थी, उन्होंने पास की। सेमिनार हुए, मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्रेंसेज हुई, मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुई कि यार अभी इतने हमने प्रोसीजर फॉलो किए करने होते हैं, अब उन प्रोसीजर का क्या करेंगे अभी इन हालात में। तो टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट हुई, चीज़ें डिस्कस हुई और सारी इंप्लीमेंट हुई। हमें लगी कि नहीं लगी? तो जो सेंसिटिव किस्म के छुई मुई किस्म के बच्चे होंगे वो तो कहेंगे भाईजान तो मैं तो बेहोश हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही एंट्री की बात करनी, ठीक है जी। तो इस तरह के बंदों को आई कैप आगे नहीं जाने देता, वो एक ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठने देता। तो कहते हैं आप इंटेलिजेंट होंगे, हमें इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करने के लिए प्रिपेयर नहीं। हमें चाहिए वो बंदा जो एट टाइम बैंक को भी डील कर रहा हो, एट टाइम शेयर होल्डर को भी देख रहा हो, एट टाइम बोर्ड को भी जवाब दे हो, और एट टाइम जनरल पब्लिक को भी अगर जवाब देना पड़ जाए तो वो जवाब देने वाला बंदा हो, ठीक है। वो है जो सीएफओ बनेगा, उसने इतने लोगों को मैनेज करना है, समझ लीजिए। तभी वो फिर 1 महीने का 50 लाख या 1 करोड़ का कमाने के काबिल हो, ठीक है। मतलब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी इस वक्त लाहौर में मौजूद है जो 1 महीने का 1 करोड़ का कमा रहे हैं, और 3 दिन काम करते हैं। हैरत वाली बात ये है, बाकी 3 दिन के अंदर ना पैसे गॉल्फ खेलना, अल्लाह अल्लाह का। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो बंदा 1 महीने का 1 करोड़ कमा रहा है ना, वो उस कंपनी को कितने मिलियन बचा के दे रहा होगा 1 महीने का? भाई डेफिनेटली 100 करोड़ का बचा के दे रहा होगा तभी तो 1 करोड़ ले रहा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसने मतलब क्या क्या चीजें मैनेज करके रखी होंगी कि वो उसमें से 1 करोड़ अपना ले रहा हो, ठीक है। तो ऐसे लोग मौजूद है। तो पर फर्क करें बच्चों, आपके सामने ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया है, आप उस पर टाइम लगाएं, लेकिन साथ साथ हर क्वेश्चन में से लर्निंग आउटकम निकालना करें कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा। समझ आ रही है? ये आप अपनी हैबिट बना लें, चाहे वो आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे क्यूएम का पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई की पॉइंट निकालें, उसके नोट्स बनाएं। बात समझ लगी? हम जो पढ़ा करते थे ना, हमारे कमरे की दीवारों पे पेंट नहीं होता था, पर्चियां लगी होती थी। इस पर्ची पे इन्वेंट्री लिखी हुई है, इस पर्ची पे डेप्रिसिएशन के पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पर्ची पे बैड डेट्स लिखे हुए हैं, इस पर्ची पे बाकी के अकाउंट्स लिखे हुए हैं। आते जाते बैठते उठते बैठते गप्पे मारते हुए हमारा ध्यान पड़ता था, मैं याद अच्छा अच्छा यार ये तो 5 हो गई, ये तो बिग डेबिट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे ना जहां से हर तरह से डाटा आपको बार बार दिमाग में रिपीट होगा, तो चीजें आपकी
अनकॉन्शियस माइंड में भी फीड हो रही है। एडवर्टीजमेंट वालों का यही तो पॉइंट है। एक ऐड जो बार बार आपको दिखाई जाती है, वो इसलिए नहीं दिखाई जाती कि आप वो चीज परचेज कर लेंगे, आपके माइंड में बिठा दी जाती है कि अगर आप परचेज ना भी करें, आपके माइंड में हो, कल को आप किसी और को रिकमेंड नहीं कर दें। अनकॉन्शियसली आपके मुंह से वो लफ्ज निकल है। ठीक है जी। तो एड बनाने वाली एजेंसियों ने ह्यूमन माइंड को रीड किया है कि यार माइंड वर्क कैसे कर, कि एक चीज आपने 1000 दफा देखी, आपने ऑब्जर्व कभी भी नहीं की, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी आपके दिमाग में बैठ गई कि यार ये क्रेडिबल है। हालांकि आपने कभी उसको चीज को जाके बाय नहीं किया, लेकिन आपको होगा यार ये इतनी दफा ये चीज आई है, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा। वो जो चीज आपके दिमाग के अंदर बैठ गई है, आप खुद नहीं भी बाय कर रहे ना, तो आप किसी और को रिकमेंड कर देंगे यार वो चीज बड़ी अच्छी है, और वो अगला बंदा आपके भरोसे पर वो चीज ले रहे हैं, यार मेरे दोस्त ने इस्तेमाल की थी, चंगी हुई। ठीक है जी। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसियों ने इस चीज को, आपके ह्यूमन माइंड की वर्किंग को अच्छी तरह से समझा। यही ह्यूमन माइंड की वर्किंग को आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है कि यार एक चीज मैं सुबह दोपहर शाम में काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मेरे सामने एक पर्ची लगी हुई उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो ये आपके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते वो चीजें आ रही होंगी, अनकॉन्शियसली आपका टॉपिक तैयार हो रहा होगा। तो हमें इसमें कोई शर्म नहीं होती थी कि हमारे कमरे में जब दोस्त यार आते थे तो देखते थे यार ये की बने गए थे, अभी का कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि ये जो दोस्त यार मेरी यार बेइज्जती करेगा इस पॉइंट पे ना, कल को इसने मुझे फोन करके ना यार 50,000 रुपया है तो नहीं, मेरे को पैसे काट पाएगा, ठीक हो गया। तो वो कल को मेरी तीसरे बंदे के सामने तारीफा भी करेगा, आज बेइज्जती कर रहा तो करने तो बाहर में जाए। तो समझ आ रही बात की। तो बच्चों आपने, मैं कभी गारंटी नहीं देता इस बात की, और ना मुझे देनी चाहिए कि हर तरह का सवाल जो आपको पेपर में आएगा वो मैं आपको करवा दूंगा, मैं कभी गारंटी नहीं दूंगा। प्रोफेशनली मुझे देनी भी नहीं चाहिए गारंटी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आई कैप का एग्जामिनेशन सिस्टम बच्चों से चाहता क्या। हमने बहुत लाइक बच्चों को फेल होते देखा है, और बहुत नलायक बच्चों को पास होते देखा। फिर बोर्ड टॉपर हमारा क्लास फेलो था, लाहौर बोर्ड का टॉपर था हमारा क्लास फेलो, फेल हो गया, छोड़ के चला गया, एक दफा दो दफा तीन दफा फेल हो गया, फेल हो गया छोड़ के चला गया। और एक वो बच्चा था मियाँ वाली से आया था, उसके 60% नंबर थे उस वक्त सीए का, जो 50% नंबर थे उसको, क्राइटेरिया 50% वाला था, 50.1% या 50.2% उसके नंबर बनते थे। वो आया सीए, सबसे नैला तरीन बच्चा, उसने पेपर देने हमारे साथ शुरू किए, हर पेपर में पास, हमारे फिर भी कभी कभी फेल हुए, उसका एक दफा भी एक पेपर फेल नहीं हुआ। हम कहते थे यार मियाँ वाली से आया, मैंने सिर भी वाना नहीं आता, इन्ना बड़ा सरों तेल सिर ते मल्ले होंगे, अजीबो गरीब किस्म दी हरकत ने, ये पेपर पास करी जा रहे। पीडब्ल्यूसी में जब इंटरव्यू होने थे ना, हमें हर किसी ने इंटरव्यू के तरीकेकार सिखाए कि भाईजान ये आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसे आपने हाथ बांधने हैं, ऐसे आपने सलाम लेनी है, ऐसे आपने दरवाजा खोलना है, ऐसे आपने दरवाजा बंद करना है। हमने बकायदा तौर पर ट्रेनिंग ली कि हमें जाके इंटरव्यू कैसे देना, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं। वो टिपिकल अपने अंदाज से उठा, शलवार कमीज पहनी है, सर पे तेल लगाया, सेंटर से चीर निकाला है, चला गया, टिपिकल पेंडू। हम उसके हंसते उठते यार तो गया, फर्गूसन में गया, इंटरव्यू दिया, 8 सवाल उसने पूछे, 6 का उसने सही जवाब दिया, 2 का उसको नहीं आता था जवाब। उसने कहा सॉरी सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, बाहर आ गया। हमने उससे पूछा क्या हुआ, कहता फेल। हाँ क्या मैं फेल, कह रहे यार 2 सवाल उन्होंने पूछे मैंने आई नहीं। हमने कहा अच्छा। हम भी पेपर गए एग्जामिनेशन उधर इंटरव्यू रूम में गए, हमने भी इंटरव्यू दिया, हम मकदर से सारे सवालों का सही जवाब दे गया, हकीकत में हम फेल हो गए, वो पास हो गया। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਗੈਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, तो पता ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੰਬਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। हमें गुस्सा ही बहुत है, हमारा साढ़े हमेशा झूठ बोलता है, ये तो चीर भी तेरा हो जाए कर देना, जान बोल के कर देना, इन हर ज्यादा पता, ठीक है। लेकिन नहीं, उसको पता था कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं। तो दुनिया की टॉप फॉर्म में उसका इंटरव्यू हुआ,
कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई स्पीकिंग सेंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है उसके पास, लेकिन उनको लगा कि यार ये बंदा जो है ना मेहनती एफर्ट पुट करता है, ये स्किल उनको पसंद है फर्म को, उन्होंने बंदा रखा। उनका यार इसकी आउटलुक पे ना जाओ, ये जो काम करता है ना ये क्वालिटी का काम है, इस काम को देख के लोग इंप्रेस हो जाए। उस टॉप की फर्म ने टॉप के क्लाइंट उस बंदे को भेजा। बात हो लगी। ड्रेसिंग सेंस यही थी वहां पे जनाब, पैंट कोट टाई शाई लगा के आपने जाना था। उसने कभी टाई उस शलवार कमीज पहन के जाता था, बाहर में सारा सिस्टम, मैं ऐसे ही जाऊंगा, वैसे ही गया। 3.5 साल तक उसने ऐसे आर्टिकल किया। तो किसी पार्टनर की जरूरत नहीं हुई कि इसको ये कह दे यार सारे 99 बंदे खिलोते हैं, मैं नहीं खिलोता, तू की करने नहीं। मगर ठीक है भाई तू जो कर रहे हैं सही कर। विद इन आर्टिकल उसको कंपनी ने कहा गया तू साढ़े को ला जा, तेरा काम बहुत सानू पसंद आया, असि पार्टनर ने फोन करके तेरे 6 महीने का आर्टिकल नहीं छुड़ा रहे, तू आ रहा साढ़े को। उन्होंने कहा नहीं यार मैं 6 महीने पूरे करेंगे, उसके बाद मैं सोचांगा मैं ठीक है। 6 महीने से खत्म हुए हैं, उसके बाद सीधा उसको इंटरव्यू की कॉल आई है हांगकॉन्ग से, हांगकॉन्ग चला गया। असि हैरान परेशान हो रहे थे, असि इतने फंसे हुए हैं, साढ़े को एक्सेल ही सही तरह ओपन होता पाया, ये जनाब कंट्री दोबारा चला गया। ठीक है जी, हांगकॉन्ग पे उसका इंटरव्यू हुआ, फिर उसको पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च हुआ था, उसमें कोई क्या कहते हैं ईआरपी सिस्टम इंस्टॉल करना था, तो उसमें उस टीम में शामिल हो गया। उस टीम में जब शामिल हुआ तो आईएसआई वाले आए इसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए, हमारे हॉस्टल में आए, हमारे इंटरव्यू हुए सबके, उसका बैकग्राउंड चेक हुआ, सारा कुछ कर करा के फाइनल किया कि बंदा ठीक है। तो फिर उस प्रोजेक्ट में उस बंदे को शामिल किया गया। 1.5 साल 2 साल उसने वहां पे काम किया, फिर वो दुबई चला गया। दुबई में जाके उस बंदे ने 25-26 साल की उम्र में 23 लाख रुपए एक महीना कमाई की। एक महीने की उसकी इनकम 23 लाख रुपए, 26 साल की उम्र। और उसने तकरीबन 2-2.5 साल में अन्य रुपया इकट्ठा करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, बिजनेस खोले, लात मारी उसने नौकरी, तो मैं नहीं करना। बात समझ आ रही है। और ये वो बच्चा जिसके 50% नंबर थे एफएससी, और वो जो वो टॉपर था वो छोटे मोटे किस्म के वो आज जॉब कर रहा है, छोटे मोटे काम कर, उस कंपनी का डाटाबेस पकड़ लिया, उसमें कोई एंट्रियां कर रहा है, उस कंपनी का जनाब उन्होंने काम पकड़ लिया जी, बीआरएस बना रहा है जी, पकड़ के तो ये कर रहा होता है, तो 1.5 लाख 2 लाख को बैठा है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अभी पिछले महीने उसका मुझे मैसेज आया कि मेरी शादी अगले महीने तो होने आना है, वो टॉपर, हूं शादी होने लगी, था बुला लो। तो दूसरे थे 11-11 12-12 साल के बच्चे ने, समझ आ रही है यार। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਪਦਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾ ਰੋ के मेरे 1000+ नंबर आए एफएससी पे। ठीक है, आपने एफर्ट पुट करनी है तो आपको सारी चीजें विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम समझ आ जाएगी। 22 साल रिकॉर्ड है एक बच्चे का जिसने सीए क्वालिफाई किया, 22 साल का बच्चा, यंगेस्ट क्वालिफाइड सी। मैं नहीं कह रहा कि आप 22 साल में करो, लेकिन पॉइंट यह है कि एक बंदे ने साबित किया कि यार कर सकते हैं, तो मसला नहीं। आपका मसला यह है कि आपके सामने मेजोरिटी उन लोगों की है जो फेल हो चुके, अगर आप उनको अपना आइडियल मानोगे तो फिर तो नहीं आप कर सकते। सीए में माइनॉरिटी हमेशा पास हो, तो आपने फोकस किसको करना है, माइनॉरिटी को। मेजोरिटी को फोकस करोगे तो फिर आपका हल वही होगा। माइनॉरिटी पास होती है तो माइनॉरिटी को आपने देखना कि यार ये कैसे पास हुआ, तो आपके दाएं बाएं वो लोग होंगे जो पहले टाइम में पास होते गए हैं, तो आपको कुछ और चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपके दाएं बाएं वो लोग हैं जो फेल होते गए हैं, तो आपको बस यही पता लगेगा यार ऐसे भी फेल हो सकते हैं, ऐसे भी फेल हो सकते हैं, और ऐसे भी फेल हो सकते हैं। पास होने वाली कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगी।
समझ लगी है कि नहीं लगी? तो अपनी कंपनी को ऑब्जर्व करो कि यार हमारी कंपनी, हमारे जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, क्या ये इस तरह के हैं जिनको देख के हम मोटिवेट हो सके? ठीक है। कुछ ऐसे दुनिया में लोग होते हैं जिनको दाएं बाएं किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के बहुत कम बच्चे होते हैं। हाँ जी, क्या काम है? ये कहना कैमरे में लगा ला लेना, चेक कर लो। ठीक। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये आपने चीजें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करनी है कि यार हम किस तरह से चीजों को लेकर चल सकते हैं। मतलब उस बंदे की बड़ी यूनिक किस्म की आदतें थी, दुनिया में ऐसी आदतें हमने किसी बंदे के अंदर नहीं देखी। वो एक सफा पड़ता था, उसको फाड़ देता था और साथ ही हीटर लगा होता था, उसके ऊपर रख देता था, जल जाता था। मैंने यार पागल है, कल रिवीजन करनी पैगी तो की करेगा। और उसके 50% नंबर एफएससी में। असि कहने यार देखो चेक करो, सफा पड़े होने पहली बारी पेपर फाड़ के चला देता हीटर से, सड़ गया सारा। असि क्या की कीता तू? कहता मैं नहीं चाहता कि मैं पेपर में दोबारा पढ़ा। बल्ले तेरे, वो एक एक सफा पढ़ता गया, फाड़ता गया, पढ़ता गया, सारी किताब खत्म। और पेपर अभी शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी है, किताबा खत्म होती, गत्ता रह गया बस। असि आके हूं की करेगा, हूं तो पीक का टाइम आया, हूं असि अपनी किताबा तो नहीं देंगे तेनों, असि तो तैयारी शुरू हूं की थी। तो वह बाजार में गया, वहां से मैगजीन ले आया, मैगजीन पढ़ने शुरू कर दी उसने, उम्र याद की कहानियां, ठीक है जी। और कोई नावल ले आया अजीबो गरीब किस्म का, वो पढ़ने शुरू कर दी। कोई एक लाइब्रेरी उसने लाहौर में ढूंढ ली थी, पता नहीं कौन सी, जहां से उसको नावल मिल जाता, तो वहां पे अपना आईडी कार्ड जमा करवा के आता, तो वहां से नावल उठा के आता। तो हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे होते थे, 18-18 घंटे हम पढ़ रहे होते थे, क्योंकि पेपर से 1 हफ्ता पहले का टाइम था, और वो नावल पढ़, हम कमरे में पढ़ रहे होते थे, वो दरवाजा खोलता था, हमारी तरफ देखता था, हंसता था और चला जाता था। असि का पुत्र थानू पेपर दे लेने, असि तेरे से हंसांगे। और वो हमारी हसरत आज तक पूरी नहीं हो सकती। वो पेपरों में भी वो पास होता, और गुस्सा उस वक्त आता था जब पेपर से बाहर निकलता ना, हम उससे पूछते थे हाँ फिर। हम मजे से बड़े खुश होते थे, चल शुक्र है हूं तक काबू आया, और वो पास। असि थे लो पास, असि तो मुंह देते यार अगली बारी तो असि पहले दिन सारी किताबा साड़ देंगे, इन्हें तो बाद साड़ियां, असि पहले साड़ा, गोल्ड मेडल आएगा साड़ा। किताबा साड़ा ना, नहीं बंदा पास होना ना, असि पहले दिन ही साड़ देंगे। ठीक है जी। तो वो एक यूनिक पीस था। ठीक है जी। तो उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि एफएससी में लिए हुए नंबर से ये डिफाइन नहीं होता कि आपका सीए कितने टाइम में, ये आपकी मेहनत से डिफाइन होता है कि आपका सीए कितने टाइम में। वो बंदा ऐसा था जिसने पूरी दुनिया में अपने दाएं बाएं किसी बंदे से कोई इन्फ्लुएंस नहीं लिया, कोई इन्फ्लुएंस नहीं लिया। लेकिन ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस नहीं लेते, अपनी कंपनी से ले लेते। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो दाएं बाएं वाली कंपनी है ना, वो बेहतर हो, वो आपको मोटिवेट करे पढ़ाई में, ना कि डीमोटिवेट करे। समझ रखिए। इसलिए बच्चों को कहते होते हैं कि यार आप जिस हॉस्टल में रहते हो ना, वहां पे कोई बंदा जॉब होल्डर ना हो। अगर वो जॉब होल्डर हुआ तो वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा पढ़ना। बस उसका पहला और आखिरी फायदा ये है कि वो सुबह जाता है, शाम को आता है, कमरा विला है, आप आराम से बैठ के पढ़े। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आपको मोटिवेशन चाहिए, किसी बच्चे को देख के वो पढ़ रहा है, वो मोटिवेशन नहीं आपको मिलेगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो इसलिए बच्चों, आपने कोशिश ये करनी है कि यार अगर फर्ज मेरे को सवाल ऐसा है जो मैंने नहीं करवाया, आपने उसको एफर्ट पुट करके अपने को क्या करने हैं, कोई शॉर्टकट्स बनाने हैं कि यार पेपर में ये सवाल आ जाना है, तो मेरा ये सवाल 10 या 15 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे हैं, 100 नंबर है। इस तरह का सवाल आपने पहले जिंदगी में कभी नहीं दिया। अभी शायद आप पिछले महीने दे चुके हैं 2 सवाल, 2 पेपर ऐसी है, लेकिन कैलकुलेशन वाला कोई पेपर नहीं दिया आपने फेस की, वो आपने हम फेस कर, यूएम भी है और अकाउंटिंग भी। ठीक है जी। तो 2 घंटे के अंदर
100 नंबर का पेपर आपने अटेंड करना है और कैलकुलेशन वाला है, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब कैलकुलेशन में आधा घंटा ना लगे। आप कैलकुलेशन में आपको 15 से 20 सेकंड लगे बस मैक्सिमम। तो उसी वक्त है जब आपने इस एक तरह के सवाल को 40-50 दफा कर लिया हो, फिर आपके दिमाग में स्केच बन जाएगा, यार इसमें ये तरीका है, पहला काम ये है, दूसरा काम ये है, तीसरा काम ये है। और पहला काम तो मैं कैलकुलेटर पे कर लूंगा, दूसरा काम मुझे पता है इसका आंसर क्या है, इसको कैलकुलेटर वाले नंबर से मैंने कंपेयर करना है, मेरा आंसर निकला। ये आपका फाइनल लेवल होना चाहिए। पेपर से एक दिन पहले आपकी ये वाली स्टोरी होनी चाहिए। अब ये पेपर में लिखें, लेकिन मकसद आपका ये है कि मुझे पेपर की जरूरत ना पड़े। अभी तो आप समझने के लिए पेपर में लिखें, खुली आपके पास छूट है कि आप इस पर टाइम लगाएं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, एक दूसरे से डिस्कस भी कर लें, कोई टाइम मसला नहीं। लेकिन पेपर से एक दिन पहले आपकी ये स्टोरी होनी चाहिए कि कोई बंदा आपसे पूछ ले, यार एनर्जी लॉस कैसे निकाल, तो आप उसको 2 स्टेप में या 3 स्टेप में आंसर दे रहे हैं। पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? ये अल्टीमेट आपका आउटपुट होगा इन महीनों की मेहनत का। अच्छा जी, अब ये सवाल देखते हैं। आर इफ वैल्यूड इट्स इन्वेंटरी एट 2,22,500 एट कॉस्टिंग यूजिंग 5 तो इसका मतलब है पीछे जो कुछ भी होना था वो कर चुके हैं। ये क्या चीज निकाली है उसने? वैलिड नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट लिखी हुई है, तो कॉस्ट निकाली है। मैंने को बताया हमेशा वेटेड एवरेज और फाइफो का मकसद क्या होता है? कॉस्ट निकालना। क्या निकालना? कॉस्ट निकालना। It was observed that an inventory item costing this was damaged and 5500 shall be required to repair it and sell it at 20% markup, which is normal selling price. This inventory item was not included in above inventory value. वो कहता है ये वाली वैल्यू है, उसके अंदर ये वाली इन्वेंट्री शामिल है नहीं है। ये शामिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, मौजूद है ना, सेल नहीं है तो करनी चाहिए। लेकिन पॉइंट है किस वैल्यू पे करनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे ये देखो, 2 चीजें हैं। ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? ये 2 बातें क्यों लिखी है कि नहीं? जवाब है किसी के पास? हाँ, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, वैल्यू भी लिखा हुआ है, कॉस्ट भी लिखा हुआ है। वैल्यूड का मतलब हमने एक दफा फाइनल कर दिया था और पहले शीट में लिख दिया था, लेकिन लोअर एडजस्टमेंट की हाँ, लोअर वो बेसिकली बता रहा है कि भाई जान ये वाली जो गुड्स है ना, इसकी कॉस्ट ही लोअर थी। इसकी कॉस्ट क्या थी? लोअर थी, इसीलिए उसको उसने क्या वर्ड यूज किया? मतलब इन यूनिट्स की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये गुड यूनिट है। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि जो डैमेज यूनिट है वो तो उसके अंदर शामिल ही नहीं है। जो डैमेज यूनिट है वो उसके अंदर शामिल है नहीं। तो फिर ऊपर जो 2,22,500 की जो बता रहा है, आपको नंबर बता रहा है, ये बेसिकली क्या है? गुड यूनिट्स। तो गुड यूनिट की कॉस्ट ही बेसिकली वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एनर्जी उनकी क्या होगी? ज्यादा। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? जो डैमेज यूनिट है वो कहता है वो तो भाई मैंने साइड पे लादा से आपको बताया। क्या उसने कॉस्ट मांगी आपसे? तो ये जो आपके पास 18,500 वाली इन्वेंट्री है, इसका क्या करेंगे? पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस इसकी, ठीक है। निकालेंगे कि प्राइस पे बेचना है 20% देके, मतलब उसकी जो ये जो कॉस्ट है वहाँ पे सारी प्राइस वो लोअर हो गया, एनआरबी वो आ जाएगी 16,700। उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल आएगी पूरी इन्वेंट्री 2,40,200। समझ आ रही है? तो जिन्होंने अभी नहीं किया वो कर ले, शाबाश, आंसर निकालो।
हाँ भाई, आंसर निकला सबका? सबका समझ आ गया? अच्छा जी, अब बैनर भी निकालनी है बच्चों। एस्टिमेटेड सेल प्राइस निकाल सकते हैं? एस्टिमेटेड सेल प्राइस निकालने कैसे निकलेंगे? एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे निकलेगी एनआरवी। एस्टिमेटेड सेल प्राइस बताएं। 22,200 कैसे आई? 18,500 का क्या किया? 120% लिया। ये मार्कअप है ना, काफ कुत्ता, याद है ना? तो ये मार्कअप किस का है? कॉस्ट का है। तो कॉस्ट क्या होगी? 100%। तो हमने इसी कॉस्ट का 120% ले लिया। 100% तो कॉस्ट का, 20% बीच में प्रॉफिट शामिल करना। तो समझ लगी बात है? एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट कितनी है? 5500। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट उसने सवाल में नहीं बताई, तो क्या आंसर निकल आएगा बच्चों? एनआरवी क्या आ जाएगी? 16,700। अब एनआरवी पे रिकॉर्ड करें कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें? कॉस्ट हायर है, एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनल वैल्यू निकल आई लोअर, 16,700। ये ऑलरेडी लोअर है, कैसे पता लगा? क्योंकि ये गुड यूनिट्स हैं। ये कौन सा यूनिट है? गुड यूनिट्स है, और गुड यूनिट्स की वैल्यू नॉर्मली कॉस्ट ही होती। तो 16,700 को क्या करेंगे? 2,22,500 में जमा कर देंगे। क्यों जमा कर देंगे भला? क्योंकि वो पहले उसमें ऐड नहीं था। तो बच्चों फाइनल वैल्यू 2,39,200 आ जाएगी। इसी सवाल को बच्चों दो तीन तरीकों से देख लेते, इसी के अंदर कंसेप्ट है। अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आई का सवाल सेम टू सेम आपको दे दे पेपर में, सेम टू सेम सवाल आपको आई का पेपर में दे दे, बस ये बता दे कि दिस इन्वेंट्री आइटम वाज इंक्लूडेड इन अबव इन्वेंट्री वैल्यू, अब क्या करेंगे? पहले 2,22,500 18,500 निकालेंगे। ठीक है, 2,22,500 से क्या करेंगे? 18,500 निकाल देंगे, और क्या ऐड कर देंगे? 16,700 ऐड कर देंगे। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। शॉर्टकट यह है बच्चों के 2,22,500 में से जो नुकसान है वो माइनस कर, आंसर वही आएगा। करके देख लो। नुकसान कैसे निकलेगा? नुकसान भी निकाल सकते हैं आप। नुकसान का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया? कॉस्ट माइनस, कॉस्ट कितनी है? 18,500। एनआरवी कितनी है? 16,700। कितना नुकसान हुआ? 1800 नुकसान हुआ। मैं आपको ये कहता हूं कि 22,500 में से 1800 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है? तो यहां से आंसर निकाल के देख लो क्या आता है। हजम शुद्ध। जब आपका दिमाग खुल जाए तो एक सवाल करने के कई तरीके हैं। दिमाग खुलने की बात है ना। कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है और कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है, तो क्या दोनों गलत है? क्या पहले की नजर में दूसरा गलत है? दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो समझ लगी है?
आई कैप ने वर्डिंग की हेर फेर करनी है। तो कब बच्चों वैल्यू सिर्फ जमा होगी, कब वैल्यू माइनस होगी फिर जमा होगी, या कब सिर्फ और सिर्फ नुकसान माइनस होगा, ये बातें समझ आ रही हैं? कब आपने एनआरवी जमा करनी है? जब वो आइटम ऑलरेडी गुड यूनिट में शामिल नहीं है, तो उस वक्त वो आइटम की जो फाइनल एनआरवी होगी जो कि लोअर होगी वो जमा कर, माइनस कुछ भी नहीं करना। लेकिन जब वो कहेगा कि ऑलरेडी शामिल है, फिर कॉस्ट माइनस करेंगे, एनआरवी को जमा कर देंगे, या क्या करेंगे, लॉस माइनस कर देंगे। तरीका वारदा समझ आ रहा है? अब मसला, जो बच्चे फेल होते हैं उनका मसला पता क्या, जो फेल होते हैं वो समझते हैं कि सर ने सवाल करवाया था इस तरह से जिसमें एनआरवी को जमा कर दिया था बस। अब वो ये नहीं देखते कि सर ने जो सवाल करवाया था उसकी वजह क्या थी, एनआरवी को जमा क्यों किया। वो पेपर में अगर सवाल आ गया और वो एनआरवी को जमा ही करेंगे, कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, तो उनसे गलती कहां पे हुई है? गलती उनसे हुई है सवाल को पढ़ने में। यहां पे क्या लिखा हुआ था, वाज नॉट इंक्लूडेड, और पेपर में सवाल क्या आया होगा, इंक्लूडेड। ये थोड़ी सी आई कि आपने हेरा फेरी की है, बचा गया। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर दिमाग का चैम्बर खुल जाएगा तो इस तरह की आई कैप की वर्डिंग की हेर फेर समझ आ जाएगी कि यार अब क्या करना, सर ने तो ये करवाया था लेकिन यहां पे ये नहीं होना। नहीं आ रही मर्चा ने? पॉइंट नंबर 48, डेबिट एंड क्रेडिट। आई कैप एंट्री भी पूछ सकता है, ये बात याद रखनी है आपने। तो क्या बताओ, इसकी एंट्री बताओ। तो यहां पे कोई बंदा चवल मार के आ जाए और परचेज लिख के आ जाए कि परचेज क्रेडिट, समझ लगी है? हाँ जी, क्या एंट्री होगी बच्चों? कौन सी एंट्री बनती है? सी बनती है। ये नो जन एंट्री कब बनेगी? जब पीरियोडिक होगा। अब बच्चे ने अद्धा रटा लाया सी, अद्धा नहीं सी ला सके, तो उसको ये तो पता नॉर्मल की एंट्री कोई नहीं होनी, उन्हें लग गया डी ऑप्शन डन। ये भूल गया वो कि कब एंट्री नहीं होनी, पीरियोडिक में नहीं होनी। तो समझ लगी बात है? 47, शाबाश, सबसे हो गया। ट्राई कर ले, ट्राई कर ले, ट्राई कर ले। हाँ भाई, किसी को समझ आई है? नहीं समझ आई? अब बच्चों इस तरह के सवालों को जरा समझ लें। दो तरह के सवाल आ सकते हैं यहाँ पे। कितनी तरह के आ सकते हैं? ये एक तरह का सवाल है, एक तरह का सवाल हम इसके अंदर से बना लेंगे। अभी जरा देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Zahid ट्रेडर वर दिस एंड दिस ड्यूरिंग द पीरियड Zahid ट्रेडर हैव परचेज गुड्स दिस एंड सोल्ड गुड्स दिस। While calculating the profit, opening stock was treated as closing stock and vice versa. What was the impact of above error on profit? अब पहले देखते हैं कि अगर वो करेक्टली कर रहा होता तो क्या होता, और अगर वो इनकरेक्ट करके बैठा हुआ है तो क्या करके बैठा हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये सारी बातें तो बच्चों मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन पेपर में आप इस काबिल होने चाहिए कि कैलकुलेटर पे ही आंसर निकले। मतलब पेपर में लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हजम शुद, इसका कोई शॉर्टकट निकालते हैं। अच्छा, पहले इनकरेक्ट देखते हैं, उसने चवल क्या मारी है। सेल क्या लिखी है उसने? 5,26,000। तो यहां पे भी बच्चों सेल फिर 5,26 ही होंगी। सेल का तो कोई पंगा नहीं है बीच में। कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक उसने क्या लिख दिया है? उसने क्लोजिंग को क्या मान लिया? परचेजेस को परचेज ही माना, और क्लोजिंग स्टॉक उसने क्या लिख दिया? 72,500।
फाइनल करके उसने कॉस्ट ऑफ सेल क्या निकाली होगी? ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकाला होगा? 68,300, ये उसने चवल मारी। अब हमारे मुताबिक ओपनिंग स्टॉक क्या होना चाहिए था? परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक 82,200, फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट है 95,700। कितना फर्क आया ग्रॉस प्रॉफिट में? ठीक हो गया। हमारी ऑप्शन क्या बनती है? कैसे? प्रॉफिट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? कम हुआ। क्या ये बात समझ लग गई? अब बच्चे इसका शॉर्टकट ढूंढो। ये सवाल ये इस तरह से ना करना पड़े, कोई और तरीका भी होना चाहिए। इस ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके डिफरेंस निकालने कितना आता है? 13,700, लेकिन हमारा आंसर तो ये नहीं है। तो प्रॉफिट कम हुआ है, हम्म। तो दूसरा ये है कि जब इसकी वैल्यू में उनके डिफरेंस है वो भी इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल इसका हम 27,400 निकालेंगे। मतलब सादल फाज में जो हमें नजर आ रहा है 13,700 का 2 गुना कर दें। ये तो कर दिया, लेकिन लॉजिक नहीं समझ आ रही। फिर तो असल काम करना था। वाह, क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? एक दफा गलती की थी जो शादी की, उसको ठीक करना है, तो दूसरी दफा फिर शादी की है। नहीं नहीं, सही जवाब दिया, सही, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। आ गया तू? बंद दिए तेन जहर देना टायर में दवाई। अच्छा, अच्छा जी बच्चों, अब देखो जरा, इतना कुछ करने के बजाय सिर्फ वो ऊपर दो वैल्यू को कंपेयर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ये है पढ़ा लिखा तरीका। ये पढ़ा लिखा तरीका समझ समझ आ रहा है? ये है असल आउटपुट जो होना चाहिए। यहां से वहां तक पहुंच रहे हैं आपने? ये है असल आर्ट है। नहीं, उसकी लॉजिक समझते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसकी लॉजिक समझते हैं। लेकिन ये वो चीज है जो समझ आ रही थी, ऐसे ही है ना? ये जो हमने किया ये समझ आ रहा है, लेकिन इस पर टाइम ज्यादा लग रहा है। ऊपर वाला तरीका समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन सबसे कम टाइम उसी पे लगा। हमने सेल को भी इग्नोर कर दिया, हमने परचेज को भी इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया? क्या किया? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये स्यापा है जो समझना जरूरी है। अब समझते हैं। मैंने आपको याद करो वो तीर बना के समझाए थे, कुछ याद आ रहा, कुछ कि नहीं आ रहा? अब तीर को दोबारा दिमाग में लेके आओ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, वो तीर दिमाग में लेके आओ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है। यहां तक की बात लगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल को बीच में से निकाल दो, कॉस्ट ऑफ सेल को बीच में से डिलीट मार दो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए तो प्रॉफिट कम हो जाए। रटा लग गया अच्छी तरह से? इसको अच्छी तरह से रटा लगा लो। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए तो प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल बीच में से डिलीट। अगर कोई पूछे यार ये कैसे, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल वाला पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा बीच में। लेकिन अब हमको समझ आ चुकी है कि कॉस्ट ऑफ सेल का अगर डिस्कस ना भी करें तो फिर भी ये चीज समझ आनी चाहिए। हजम शुद्ध। अब ओपनिंग स्टॉक का उल्टा काम है। ओपनिंग स्टॉक का काम क्या है? उल्टा है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट ऑपोजिट है। ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पे? जमा, और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? माइनस। तो दोनों का ट्रीटमेंट उल्टा है, तो इसका मतलब है इंपैक्ट भी क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
ये शॉर्टकट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और बोलो तो सही। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाए तो ओपनिंग स्टॉक, अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट, और अगर कम हो जाए तो प्रॉफिट। समझ लगी? एक तो बच्चों उसने ये किया कि ओपनिंग स्टॉक में भी डिफरेंस है, गौर से देख लो। ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस है, कितना है? 13,700। बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। क्या होना चाहिए था? 72,500 होना चाहिए था। क्या लिखा हुआ है? तो ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया है आपने, तो प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट इसकी वजह से कम हुआ। अब क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है? कम हो गया है, तो उससे भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट 2 दफा कम हो। ये समझ रहे हैं 2 दफा क्यों आया? कि 13,700 का फटा ओपनिंग स्टॉक में भी है और 13,700 का फटा क्लोजिंग में भी है। शुद्ध। तो बच्चों अभी आप जो सवाल कर रहे हैं ना, उसमें तो ये पढ़ा लिखा तरीका है, लेकिन स्मार्ट वर्क वही है जो ऊपर है। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगना है, ये डिसाइड करेगा पेपर कितनी जल्दी पास हो। हजम शुद्ध नहीं समझ आई? एक तरीका तो ये सारा करेक्ट लिखा, सारा इनकरेक्ट लिखा, प्रॉफिट निकाला, कंपेयर किया। एक तरीका यह है कि यार मसला है किसकी वजह से। नहीं बात समझ लगी? देखो, गली में 2 घर हैं, दोनों के छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़े। बच्चे लड़ पड़े, बाद में उनकी माएँ आपस में लड़ पड़ी, बाद में उनके प्यो आपस में लड़ पड़े, दादे आपस में लड़ पे, दादियां आपस में लड़ पई। आप गए उस वक्त जब सारे लोग लड़ रहे थे, आपने कहा यार मैं 1 बाय 1 सबको समझाता हूं। आपने दादी से शुरू किया, दादी ठंडी हो गई, दादे ने उसको ठंडा किया, पापा को ठंडा किया, मामा को ठंडा किया, करते 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 बच्चों तक पहुंचे, तो लग गया ना 2 दिन। असल मसला जिसने पकड़ लिया उसने सबसे शॉर्ट टाइम में मसला हल कर लिया। किन्होंने फड़िया? बाला नु। इधर ਤੁਹਾਡੀ है सीरी तैसी, दोनों 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 एक एक मारी, तो जफी पाओ, ठीक हो गया। वो मिल गए तो बाकी सारे नहाया वेख लो, जिन्हों की वजह तुम लड़ते पे हो की करते पे ने, जफियां पाते पे ने। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दूसरा तरीका ही कि मामले की जड़ को पकड़ो। जिस वक्त मामले की जड़ समझ आ गई तो मामला 2 सेकंड में हल हो गया। अब फुफ्फी इतने सालों से नाराज है, तो आप फुफ्फी को मनाने के लिए मिठाई का डब्बा नहीं लेके जा सकते। वो वजह तलाश करो किस वजह से नाराज है। नहीं बात समझ आ रही? फुफ्फी ने आके अगर किसी शादी में आके कह रहे थे मैनू तो बोटी को नहीं लभी, मैं नहीं आती अगली थोड़ी शादी के उत्ते, तो मसला बोटी का नहीं है। मामले की जड़ तलाश करो, एक दिन में मसला हल हो जाएगा। खाला क्यों नाराज है? तो खाला इसलिए नाराज नहीं है कि मैर की गई थी तो मैनू भनेवे ने पानी नहीं दिया। मसला पानी का है ही नहीं, मसला कोई और है। वो 10-15 साल पीछे जाओ, तो समझ आ रही बात, ये नहीं आ रही? वो 15 साल पहले जो आपकी अम्मा ने आपकी खाला को कुछ कहा था ना, वो वाला मसला है असल। मामले की जड़ को पकड़ो, एक दिन में रिश्तेदारी क्या हो जाएगी? सेट। वरना पूरी जिंदगी लगे रहो, आप सबको राजी नहीं कर सकते, क्योंकि मामले की जड़ को आपने पकड़ा ही नहीं। नहीं समझ आ रही बात? यह स्मार्ट तरीका। उन्हें लगे रहो, खोते वांगू लगे रहो, खाला दे घर नवा सूट लैके जाओ, ठीक है जी। फुफो के घर भावें तुम पूरे देख लै जाओ, चावलों की बिरयानी दी पका के आला, फुफो तो कहती तेन बोटी नहीं लभी, अब पूरा बकरा आ गया तेरा। वो मसला बोटी का है ही नहीं। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अक्लमंद बंदा जो होता है ना, वो जाहरी मसलों को नहीं देखता, वो देखता है कि जड़ कहां पे है मसले की। मसले की जड़ को ठीक कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो बच्चों मसले की जड़ पहली लाइन के अंदर 2 वैल्यू जो लिखी है ना, उसके अंदर है क्या सारे मसले में सेल का कोई कसूर है, परचेज का कोई कसूर है, तो उनको अपनी डिस्कशन में क्यों लेके आ रहे? उनको अपनी डिस्कशन में लेके आना
मतलब ये वाली वैल्यू आपने लिखी, टाइम जाया किया, ये वाली वैल्यू आपने लिखी, टाइम जाया की। हाँ, अगर ये भी गलत हो तो फिर ये भी लिखें, क्योंकि मसले की जड़ में ये भी शामिल है। लेकिन इस वक्त इस मसले में सेल और परचेज का कोई लेना देना, तो उसको क्यों लेके आ रहे हो बीच में? समझ आ गई? फटा किसकी वजह से है? ओपनिंग स्टॉक की वजह से। सिर्फ उनको देखो, ठीक है? नहीं, ये सवाल समझ आ गया नहीं बच्चों? ये मैंने आपको बताइए एक तरह का सवाल है। कितनी तरह का सवाल है? एक तरह का। आई कैप यही सवाल आपको पेपर में दे दे, आई कैप यही सवाल आपको पेपर में दे दे और सिर्फ एक चेंज कर दे, तो सवाल इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी? अगर वो बच्चों यहां पे उसमें लिखा हुआ व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ अबव एरर ऑन प्रॉफिट, इसकी जगह अगर वो ये लिख दे व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, सिर्फ ये लिख दिया क्या कि एडजस्टमेंट करने के बाद या एडजस्टमेंट करते हुए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा। तो क्या हम ये लिखेंगे प्रॉफिट वाज अंडरस्टेटेड, लिखेंगे। अगर हम इस एरर को ठीक कर दें तो प्रॉफिट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा कि कम करना होगा? यहां पे हम कह रहे हैं अंडरस्टेट, लेकिन उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे प्रॉफिट को इंक्रीज करना हो। क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। तो आई क्या इस तरह के सवाल में दो तरह के सवाल बनाएगा। किस तरह के सवाल बनाएगा? दो तरह के। पहला सवाल यह है कि गलती हो चुकी, अभी ठीक नहीं की, गलती की वजह से प्रॉफिट का क्या स्टेटस है, अभी गलती ठीक करने की बात नहीं की। हमने कहा जी गलती अभी हुई पड़ी है, ठीक नहीं हुई, तो प्रॉफिट हमारा कम हुआ पड़ा है, ये गलत प्रॉफिट है। अगला सवाल ये देगा गलती हो गई, अब ठीक कर रहे हैं, प्रॉफिट को क्या करना होगा? तो यहां पे अंडरस्टेट की बजाय हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ओवरस्टेट नहीं होते हो, इंक्रीज। हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 27,400। तो दोनों ऑपोजिट आंसर है, सवाल सेम है, आंसर अपोजिट है। पॉइंट यह है कि आपने समझना है कि आई कैप ने यह पूछा है कि गलती हुई पड़ी है, गलती हुई पड़ी है, अभी ठीक करने की नौबत, गलती हुई पड़ी है, इसमें बताओ क्या होगा? फिर तो यही जवाब है। लेकिन अगर वो ये कहे कि गलती ठीक कर दी गई है, गलती ठीक करने के नतीजे में प्रॉफिट को क्या करेंगे, तुम क्या कहेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो सवाल में आपने देखना है कि आई कैप गलती होने के साथ रिजल्ट पूछ रहा है या गलती को ठीक करने के साथ रिजल्ट पूछ रहा है। सवाल समझ आ रहा है? क्योंकि आंसर दोनों सूरतों में अपोजिट है, एक में प्रॉफिट कम है और दूसरे में प्रॉफिट ज्यादा है। तो गलती हुई या ठीक नहीं हुआ तो आंसर कुछ और है, गलती हुई या ठीक कर रहे हैं तो आंसर कुछ और है। सवाल समझ आया? सेम क्वेश्चन आएगा दो तरीकों से पूछ सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? चलो जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 46। ट्रेनिंग से क्या मुराद है? जूनियर बता, अभी वो ट्रेनिंग पे आया हुआ था, उसको नया नया उसने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? फाइफो। उसने फाइफो अप्लाई करता, मैं कहा मैनू जाई जाता है, क्योंकि वेटेड एवरी तरीके में सुता पे मैनू नहीं पता लगा की हुंदा है, मैनू फाइफो आने में लाया था। ठीक है जी, अब आपने उसको ठीक करना। तो अब क्या करें? पहले तो मुझे बताया फाइफो की बेस पे उसका आंसर क्या आया। पहले आप ये चेक करो सवाल में महंगाई हो रही है,
नहीं हो रही, महंगाई हो रही, कैसे पता लगा? 150 का पहले था, पहले 150 का था, अब तो महंगाई हो रही। तो वही वेटेड एवरेज और फाइफो को मैंने आपको कंपैरिजन करवाया था कि जब महंगाई होगी तो फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा आएगा और वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। वो किस पे कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है? फाइफो पे कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है, इसका मतलब है उसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल वाज अंडर वैल्यू। ये तो गलत, क्या सही है? पहले तो अमाउंट चेक करो ना, अमाउंट ठीक है, 36 ही बनती है, तो फिर ये तो ठीक है अगर अमाउंट ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? फिर कम होगी। पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, ये बात लगे। अब अगली बात, दूसरी गलत है। बोथ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट वर ओवरस्टेटेड बाय 3600। हाँ जी, क्या क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है? यस। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल से इनवर्स रिलेशन है, लेकिन प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट इनवर्स समझ आती है ना, फिजिक्स में पढ़ा था आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन की डिस्कशन हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट की हुई है। चौथा पॉइंट बोलिए। एडजस्टमेंट के बाद एंट्री होगी ये वाली, है एडजस्टमेंट के बाद नहीं होगी एंट्री? नहीं, क्या उसने कहा है कि एडजस्टमेंट करो? नहीं कहा ना उसने। दोबारा सवाल पढ़ो, विच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द अबव एडजस्टमेंट? क्या उसने कहा है? देखो याद रखना, जब ओवरस्टेट का वर्ड यूज होता है या अंडरस्टेट का वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब ये कि गलती है, ठीक नहीं हुई। बात लगी? नहीं समझ आई बात? गलती है, ठीक है। जब गलती ठीक करते हैं ना, उसके लिए कभी ओवरस्टेट या अंडरस्टेट का वर्ड यूज नहीं करते। नहीं बात नहीं तो क्लियर है? मतलब एक बंदा है, उसकी दोनों आंखें कोई नहीं, एक बंदे की दोनों आंखें कोई नहीं, एक आंख को ऑपरेशन किया गया, ठीक हो गया। दूसरी आंख का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आंख का ऑपरेशन किया गया, वो बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया, उसको नजर आना शुरू हो। और एक दूसरा बंदा है, वो है ही काना, उसकी एक ही आंख काम करी, दूसरी काम। अभी दोनों सामने खड़े आ गए, हाँ जी, तो क्या दोनों के लिए सेम वर्ड यूज करेंगे? कि तो एडिट पर तू ही काना है, तू ही काना है, ये कहेंगे? नहीं। जिसका ऑपरेशन हुआ है और एक आंख ठीक हो गई है, वो इंप्रूव हुआ है। वो क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। और जो है ही काना, वो इंप्रूव नहीं हुआ। इस वक्त आपको स्टेटस दोनों का बराबर नजर आ रहा होगा, लेकिन जिस बंदे का ऑपरेशन हुआ है उसकी एक आंख ठीक हो गई है, उसके लिए आप वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे जो दूसरे के लिए कर रहे हैं। बजाय आपको दोनों का स्टेटस सेम नजर आ रहा है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जब गलती हो तो उसके लिए हमेशा वर्ड यूज होगा बच्चों, अंडरस्टेट या ओवरस्टेट। क्या वर्ड यूज होगा? अंडरस्टेट या ओवरस्टेट। लेकिन जब गलती ठीक कर दें तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ये बात याद है? नहीं समझ आ रही बात? ओवरस्टेट या अंडरस्टेट होना गलती मौजूद होने की निशानी है। ओवरस्टेट या अंडरस्टेट किस चीज की निशानी है? कि गलती अभी मौजूद है, लेकिन जब गलती ठीक कर देंगे तो उस वक्त ओवरस्टेट या अंडरस्टेट का वर्ड यूज नहीं करें। सही बात है।
हाँ भाई, तो समझ आई सबको? अच्छा, अगर यही लिखा हो जो आप सोच रहे हैं, इस सवाल को चेंज करते हैं बच्चों। अगर स्टेटमेंट ये हो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू की जगह लिखा हो आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। क्या मतलब है? एडजस्टमेंट करने के बाद। तो हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज करो। फाइफो से वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? कम होगा। और कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज। ओवर स्टेट या अंडर स्टेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिक्रीज बाय 3600 एंड कॉस्ट ऑफ सेल विल बी इंक्रीज बाय 3600। ठीक हो गया? यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होगी। ठीक हो गया? अब आप ये नहीं कह सकते सर उस सूरत में ये ऑप्शन ठीक है, नहीं, ये तीन दूसरी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे गलती मौजूद है। और समझ आ गई बात है? फिर यहाँ पे बच्चों क्या वर्ड यूज होगा? बोथ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। क्या अंडरस्टेटेड? डिक्रीज। ठीक है जी? अंडरस्टेट हो या ओवरस्टेट हो, ये इस बात की निशानी है कि गलती अभी मौजूद है। गलती अभी मौजूद है। गलती ठीक करने के बाद कभी भी अंडरस्टेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ओवरस्टेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, आसान सा सवाल है। ये है डी ऑप्शन, पढ़ लो। क्यों बोला? ठीक है। हाँ जी, बीमर नहीं आ रहा, बीमर नहीं आ रहा। जुगाड़ू कौन है? कौन जुगाड़ू है? अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही है। आपको पता ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इन्वेंट्री तीन तरह की होती है। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, और किस कंपनी की? मैन्युफैक्चरिंग की। अभी ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कुछ बना रहे हैं, कुछ मिक्सचर इनके पास पड़ा हुआ है। उस मिक्सचर की वैल्यू उसने क्या बताई है? 1,75,000। ओके। इट इज एस्टिमेटेड दैट फर्दर 45,000 शैल बी इनकर्ड टू कन्वर्ट वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स। 45,000 और लगाएंगे। लगाएंगे कि लगा चुके हैं? तो लगा क्या चुके हैं? 1,75,000 लगा चुके हैं और 45 लगाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है जी? इसको हम कहेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स बन जाएगी या बन चुकी है? बन जाएगी, अभी बनी नहीं है। ठीक है जी? ये उर्दू बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी तो समझ नहीं आ रही, उर्दू तो समझ आ रही है। इट इज एस्टिमेटेड फर्दर 45,000 शैल बी इनकर्ड टू कन्वर्ट वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल बी 2.5 लाख। अब सिंपल सी बात है बच्चों, क्या हम इस मिक्सचर को मार्केट में बेच सकते हैं? इस मिक्सचर को मार्केट में इसी हालत में बेच ही नहीं सकते। तो जब सेल प्राइस की बात कर रहे होंगे तो कंपैरिजन किसके साथ कर रहे होंगे? फिनिश गुड के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस का कंपैरिजन नहीं कर रहे। भाई बेचने की बात हो रही है तो क्या इस मिक्सचर को बेच रहे होंगे? नहीं। मतलब रोजा खुलने लगा है, आप मार्केट में चलेगा समोसे लेने के लिए, उसने अभी सिर्फ मसाला डाल के उस समोसे को बंद किया, तला नहीं है, तो उसे क्या फड़ा दे होना ही? रोजा खोलना है, उन्होंने कहा ऐ खोलेगा ना तो तेरा मैदा दर्द करना शुरू कर देगा, तू पानी ना खोल, कच्चा समोसा क्यों खाना तू? समझ आ रही है? तो जब सेल प्राइस की बात हो रही होगी तो कच्चे समोसे की बात हो रही है? नहीं।
वो फिनिश प्रोडक्ट जो सेल होता है मार्केट में उसी की बात हो रही होगी। कच्चा समोसा दुनिया का कोई बंदा नहीं बेच रहा होता। और समझ आ गई बात है। अच्छा, ये सेल प्राइस कितनी है बच्चों? 250। तो इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? 175 के साथ, 220 के साथ करेंगे। क्या यहां तक की बात समझ लग गई? लेकिन उसमें 5%, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 5% किसका लेंगे? 2.5 लाख का। तो क्या आंसर आएगा? 12,500। बच्चों क्या आंसर आएगा फिर? 2,37,500। ये 2,37,500 का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? वर्क इन प्रोसेस है कि फिनिश गुड से? फिनिश गुड से कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन मसला ये है, हम तो कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट के साथ, और कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो हो चुका है या होने वाला है। तो कंपैरिजन तो इससे होना चाहिए। तो फिर तरीका वारदात ये है कि ये 45,000 जो आपने यहाँ पे जमा किया है उसको यहाँ पे माइनस कर दो। तो उसका हम नाम क्या रखेंगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 45,000। जब 45 यहाँ से माइनस कर दोगे तो अब कंपैरिजन किससे हो सकता है? अब कंपैरिजन किससे होगा? इससे होगा। हाँ जी, 1,05,000 मेरी बात सुन रही? ये 45,000 अगर मैं यहां पे रखूं तो प्लस करूंगा। क्या करूंगा? प्लस करूंगा। मेरी ये फिनिश गुड्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो फिर मुझे यहां पे कुछ नहीं करना पड़ना। फिर मेरा आंसर क्या आएगा? 2,37,500। बच्चों जरा गौर से देखो, इसको मैं इससे कंपेयर करूं, कितना डिफरेंस आ रहा है? 17,500 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये यहां पे नहीं रखना चाहता तो फिर मुझे यहां पे रखना पड़ेगा। फिर मैं अगर डिफरेंस लूंगा तो फिर इस एक 92,500 को मैं किससे कंपेयर करूंगा? तब भी मेरा डिफरेंस कितना आएगा? मेरा डिफरेंस सेम आएगा। लॉजिकली पॉइंट समझ रहा है? देखो, एक है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यही है सर जी कि वो चीजें बेच के जो जेब में पैसे आने हैं ना वो तो फिनिश गुड्स के पैसे आने हैं। उनका बिल्कुल बात तुम ठीक कर रहे हो। वो चीजें बेचेंगे कितने जेब में पैसे आने हैं? आपके सर 2,37,500 आने हैं। ओके, लेकिन बेचना किसको है? वर्क इन प्रोसेस को? नहीं, बेचना किसको है? तो फिर फिनिश गुड्स के साथ कंपेयर करो ना इसको। तो फिर पहले फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालो, कितनी बनती है? 220। उसको उससे कंपेयर करो, फर्क कितना आएगा? 17,500। एक दूसरा बच्चा बोलता है कि सर जी ये आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी तो आपने हमें पढ़ाया है कि कॉस्ट वो खर्चा होती है जो माजी में हो चुकी है। यहाँ पे तो 45,000 आपने जो कॉस्ट में लिखा है वो तो खर्चा ही नहीं हुआ। हम कहे यार बात तो तू भी ठीक कर रहा है। अब हम कहेंगे ठीक है, हमें किससे कंपेयर करना चाहिए? 175 को। लेकिन फिर 175 को 237 से नहीं कंपेयर करना चाहिए। फिर हम कहेंगे अगर तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो ना कि सर वर्क इन प्रोसेस को कंपेयर करो, तो फिर पहले हमें उस एनआरवी को वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी बनाना पड़ेगा। वो एनआरवी किसकी है? फिनिश गुड्स की। तो कंपैरिजन किससे करेंगे? फिनिश गुड्स से। अगर तुम कहते हो सर वर्क इन प्रोसेस से कंपैरिजन करें, क्योंकि कॉस्ट का मतलब कौन सा खर्चा होता है जो माजी में हो चुका है, तो 175 हो चुका, 45 तो नहीं हुआ। ओके यार बात तो तेरी ठीक है, चलो 45 यहाँ से डिलीट मारो क्योंकि ये खर्चा भी हुआ ही नहीं। फाइनल कॉस्ट कितनी है? 175। फिर हम कहेंगे यार 1 मिनट आ जा, अब 175 को किससे कंपेयर नहीं करना तूने? 237,500 से कंपेयर नहीं कर, क्योंकि 237,500 एनआरवी किसकी है? फिनिश गुड। फिर एनआरवी हमें वर्क इन प्रोसेस की बनानी पड़ेगी। तो एनआरवी को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि ये एनआरवी किसकी है? फिनिश गुड्स की। अब आपने उस स्टेज से पीछे जाना है कि आगे जाना है? पीछे जाना है तो पैसे कम मिलेंगे। तो 45 माइनस कर दो वहां से, तो क्या आंसर आएगा? 1,92,500। अब कहेंगे कंपैरिजन कर लें।
फिर हम दोनों बच्चों को कहेंगे तुम दोनों अपना अपना कंपैरिजन कर लो, आंसर तुम्हारा डिफरेंस सेम आ रहा है। फिनिश गुड्स के एनआरवी को फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कंपेयर करो, डिफरेंस कितना आएगा 17,500। वर्क इन प्रोसेस के एनआरवी को वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट से कंपेयर करो, डिफरेंस कितना आएगा 17,500। दोनों का आंसर ठीक है, लेकिन अकल होगी तो। अब समझ आ गई है कि नहीं आई? अब बोलो तो सही, इन दोनों से ज्यादा बेटर आंसर किसका? वर्क इन प्रोसेस का, क्योंकि हमने इतना जो रट्टा लगाया है, इतनी जो गर्दान रटी है कि कॉस्ट वो खर्चा होता है जो, तो उसके साथ भी तो वर्क इन प्रोसेस को कंपेयर करना चाहिए ना। समझ लगी बात? इसी वजह से बच्चों जरा गौर करो, हमने एनआरवी के फार्मूले में क्या पढ़ा है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करने में जो खर्चा आएगा वो वहां पे माइनस करें। क्यों? वो खर्चा फ्यूचर में लगाना है। कहाँ लगाना है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर की सारी बातें एनआरवी में होती हैं। तो लग गई? तो उस 45,000 को हम वहां पे एनआरवी में फिट करेंगे। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी ऑफ एबीसी कंपनी टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज एट। हाँ जी, अब लोअर वैल्यू कौन सी है? एनआरवी है कि कॉस्ट है? कॉस्ट है। हम क्या शो करेंगे? 1,75,000। हजम शुद्ध? तो बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, अगर वो ये कहता कि जनाब कमीशन है 15%, कमीशन क्या है 15%, तो 12,500 की जगह क्या आएगा? 37,500। 45,000 भी आपने यहाँ पे लिखा, 37,500 भी आपने यहाँ पे लिखा, और 2.5 लाख भी आपने यहाँ पे लिखा। अब एनआरवी क्या आएगी? 167। अब अगर वो आपसे पूछ ले कि बताओ वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे लिखेंगे, तो इस पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट से क्या है? समझ आ गई है? बस कमीशन अगर पाई का 5% की बजाय 15% पे कर देगा, तो फिर हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। थोड़ी बहुत चेंज करेगा वो पेपर में। हजम शुद्ध? नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। ये बच्चों, मैं एक एक सवाल पे इतना अन्य टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हर एंगल से आपको सवाल समझ आ रहे हैं, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं आना। तो ठीक है, तो कमीशन 5% की बजाय 15% कर दे, तो फिर यह नहीं कहना कि हमें उत्थे भी कॉस्ट ही आई सी, इतने भी कॉस्ट ही आनी है। नहीं, आंसर चेंज हो जाएगा हमारा। नहीं पूछ सकता। क्यों? वो बनी ही नहीं, सेल कर दी है। ध्यान करना, ध्यान कर, ध्यान है। लागत, लागत तेन भुलदी को नहीं, कंसेप्ट का दिमाग बहता को नहीं। देखो ना, पॉइंट ये है कि इस वक्त जो पड़ा हुआ है आपके पास, क्या पड़ा हुआ है, तो उसी की वैल्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे ना। देखो, जो चीज आपके पास तैयार ही नहीं हुई उसकी वैल्यू उठा के बैलेंस शीट में लिखोगे तो क्या आप सच बोल रहे हो? नहीं समझ लगी? जो चीज अभी तैयार है नहीं हुई, तो उन्होंने तुमको बैलेंस शीट लिख दो कि इन्हें दी है, कि ये झूठ नहीं है, ये झूठ है। वो जो दादी मरते वो रिश्ता तय कर जाती है, फलां का ब्याह बशीर के मुंडे ना कर दो, वो अजे 6 महीने दी है, अब बशीर का मुंडा अजे 2 साल है, दोनों ने वे होकर मिट्टी खानी है, तो रिश्ता तय हो गया। वर्क इन प्रोसेस, तो तुम ब्याह भी फाइनल करके बैठे हो गया ना बेड़ा गर्क। नहीं समझ आ रही बात? तो यही वो मसला है बच्चों, यही वो कीड़ा है जो आपके दिमाग में है। तू जो दादा बनेगा ही करेगा, पता लग गया तेरा। तो वर्क इन प्रोसेस में फिनिश गुड्स बनाई जा रहे हैं। तेरे पोतियां तो नजर आ रहा है फ्यूचर क्या हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पता नहीं होने भी है कि नहीं। बरल जनाजा का टाइम हो गया। पूरी जिंदगी ने कभी नमाज का टाइम नहीं चेक किया।
चेक करो। आज तो बगैर तो मौली साहब ने क्लॉक सेट करके आया। मौली भावे आप भी होश होया होए। 42। क्या गलती है? ये गलती ठीक हो चुकी है। अभी ठीक होने की बात है नहीं। कैसे पता लगा? सवाल में हर जगह पे अंडरस्टैंड आउट करने की बात हो रही। समझ आ गई सबको? क्या आंसर है इसका बच्चों? बीटा और डेल्टा, दो आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। अब देखो बीटा में क्या लिखा हुआ है। मतलब यहां तक तो ठीक है, आपका आंसर मैच कर रहा है। मसला अगले वाले जुमले में। पढ़ते हैं जी जरा सवाल। ओपनिंग स्टॉक वाज अंडर स्टेटेड बाय 17,800। क्या इसका मतलब ये है कि पिछले साल यही स्टॉक क्या था? तो क्या पिछले साल इसकी वैल्यू ठीक थी? ये सोचना पड़ेगा। एन एरर अकर्ड व्हाइल कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द लास्ट ईयर। यहां पे वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, अगर ये ना लिखा होता बच्चों, अगर ये बात ना लिखी होती तो हम खुद ब खुद क्या अज्यूम करते कि अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलत है तो ये ओपनिंग स्टॉक उसी वक्त बना जब ये पिछले साल क्या था, तो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का भी तो गलत होगा ना, अगर तो यहां तक बात होती। लेकिन उसने बताया है, आगे मजीद एक्सप्लेन किया है कि ये गलती हुई किस वक्त है। कैरी फॉरवर्ड से क्या मुराद है? जब इस वैल्यू को उठा के अगले साल लेके जा रहे थे तब वो गलती हुई है। इसका मतलब पिछले साल गलती ठीक थी। पिछले साल इन्वेंट्री की वैल्यू में गड़बड़ है, बस पिछले सफे पे वैल्यू लिखी हुई थी, उसको उठा के जब अपने अगले सफे पे लिखने लगे हैं तब गड़बड़ हुई है। क्या ये बात सुन लगी कि नहीं लगी? गड़बड़ कब हुई है? पिछले सफे पे वैल्यू ठीक लिखी थी, जब उस सफे से अगले सफे पे जाने लगे हैं तो वो बेड़ा गर्क हो गया। ये 17,800 को 9 पे डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होता है। नहीं होता? चलो ठीक है। नॉर्मली अगर इस तरह की गलती हो ना, वो जो होती है ना 9 पे डिवाइड करके पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ये फिर आई का अपना नंबर अपनी तरफ से खुद बनाया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर बच्चों 320 को अगले सफे पे आप जाके 230 लिखोगे तो फर्क कितना पड़ जाएगा? 100 का। दो फिटे मुझ थोड़े लख लानत थोड़े ये हालात ने थोड़े कसम खुदा दी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ किन्ने जोगे हो? कितना फर्क आ रहा है? ये 9 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 720 को अगर आप 270 बनाए कितना फर्क पड़ जाएगा? 450। ये 9 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1540 को अगर आप 4015 बना दें, फर्क तलाश करें। 2475। 9 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो ये बच्चों निशानी है किस चीज़ की, कि अगर नंबर दाएं बाएं हो जाए ना तो जो भी आंसर निकलेगा वो 9 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा।
हजम शुद्ध या कीड़ा है आपके अंदर कि नहीं सर, अगर वो नंबर बनाया ना तो उससे नहीं होता, कोई कीड़ा है तो मैं मार दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। और ठीक है, अच्छा जी। अब वो कह रहे जो ओपनिंग स्टॉक वाज अंडरस्टेटेड, ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है, एन एरर अकर्ड व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम लास्ट ईयर। इसका मतलब पिछले साल इन्वेंट्री ठीक थी, इस साल जब उसको अगले साल की वैल्यू के तौर पर लिख रहे हैं, गड़बड़ तब हुई है। तो इसका मतलब पिछले साल के प्रॉफिट में कोई मसला नहीं है, सिर्फ इस साल के प्रॉफिट में मसला है। तो बच्चों ये बी ऑप्शन नहीं हो सकती। और समझ आ गई बात है? तो ध्यान से भाई सवाल पढ़ा करो, सवाल ध्यान से पढ़ा करो। तो ठीक है, और बाकी के सवाल कर लोगे, वे लो। मैं बिल्कुल सही कहा। इंशाल्लाह अप्रैल में मैं टका के कराऊंगा। देखो ना, अब तो टाइम ही नहीं है ना, रमजान में आपने वैसे फॉलो जाना है। बिल्कुल कराऊंगा। अब अप्रैल में आएंगी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैनू साबित करवा से, मेरे को सवाल कराने से बीबी अपनी डेट उठवाएगी कि सर हम तो डूबे हैं, आपको भी जरूर खजल कर